तो हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन ये आया है कि सर अगर मैं 21-22 का GSTR 9 नवंबर 22 में सही से फाइल किया है तो मेरा 22-23 का जीएसटी रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि आपने कहा तीनों साल में दिक्कत आएगा। देखो बात को समझिए, मैंने ये कहा ही नहीं कि तीनों सालों में दिक्कत आएगा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि 21-22 का कोई एडजस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में किया है तो उसके कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो 22-23 की जो 9 होगी ऑटो ड्राफ्ट वाली, उनमें वो वैल्यू ऐड होगी। क्या होगी? ऐड होगी। समझ रहे हो? तो माना कि मान लो कि 9 का ऑटो ड्राफ्ट आपको 10 करोड़ दिखा रहा है और आपका अकाउंट्स है वो दिखा रहा है 11 करोड़, तो आपको क्या लगेगा कि 1 करोड़ की वैल्यू 22-23 में कम डाली गई है, ऐसा ही लगेगा। लेकिन जब आप उसे फिल्टर करोगे तो आपको पता चला 21-22 की 1 करोड़ की वैल्यू 22-23 में एडजस्ट की गई थी, तो वो वैल्यू इस 10 करोड़ से माइनस करेंगे नहीं करेंगे? 1 करोड़ की करेंगे, और जैसे ही करेंगे तो यहां पे 8 करोड़ हो गया। तो मुझे बताओ प्रॉब्लम कितने करोड़ की हुई? सॉरी 9 करोड़ हो गया, सॉरी कितना हो गया? 9 करोड़ हो गया। तो कितनी हुई? 2 करोड़ की प्रॉब्लम हुई ना। ये है, तो आई थिंक आपको क्लियर। ये कैसे होगा ये तो हम पढ़ाएंगे ना, ये तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन था वसु जी, आपका क्या था कि 21-22 का 9 सही फाइल किया हो। देखो 9 तो सही फाइल करना है, अगर 9 गलत होगा तो नोटिस आएगा। 9 तो सही फाइल करना है। मेन वही है कि यहां पे मैंने ये नहीं कहा है कि 21-22 का 9 अगर गलत फाइल हो गया तो हमें 3 फाइनेंशियल ईयर का वाया लेना पड़ेगा, नहीं। मैंने ये कहा है कि 21-22 का कोई एडजस्टमेंट 22-23 में कर दिया तो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होंगे जो 22-23 की 9 की जो ऑटो ड्राफ्ट की टेबल होगी उसमें ऐड आएगा। उससे जब हम अपने अकाउंट्स को मैच करेंगे तो फिर वो तो वैल्यू गड़बड़ है ना। तो पहले इस वैल्यू को तो सही करें ना ऑटो ड्राफ्ट की कि इतना डाला था, और फिर इसको मैच कराएं। सर ये कैसे होगा? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में हो जाएगा, है ना। बस वो पढ़ेंगे। क्लियर हो गया आपका डाउट? ठीक है। सिर्फ 22-23 के डाटा अगर 23 नवंबर 30 9 से फाइल करें, 23-24 का डाटा अगर 24, देखो बात इतनी है कि 9 फाइल 30 नवंबर के बाद ही करनी है, और यही मैंने समझाया है। मुद्दा इतना ही है, 9 फाइल 30 नवंबर के बाद ही करनी है। वो क्यों करनी है? क्योंकि क्या पता कोई काला कांडी रह गई हो। समझो मेरी बात, 30 नवंबर के बाद करनी है, कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है। आप आज भी फाइल कर सकते हो 9(9)(c) सारी, कोई मना नहीं करेगा। गवर्नमेंट ने पावर दे के रखी है आपको, लेकिन उससे कोई बढ़ाई भी तो नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है अब 200% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, भर दो 9(9)(c), लेकिन हथियार खत्म हो जाएगा और कल ही पता चल गया काला कांडी रही है, तो फिर क्या करोगे? तो ये बात है। मैंने ये नहीं कहा कि 30 नवंबर के बाद फाइल करनी है, 30 नवंबर के बाद करनी चाहिए, और उसका रीजन मैंने समझाया पिछले 1 घंटे में, तो उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देखना। क्लियर हो गया आपको मोंडल जी, शुभांकर मोंडल जी? सर जीएसटीआर 9 में इस साल 2 करोड़ है टर्नओवर, नेक्स्ट ईयर कम हो जाए 2 करोड़ तो उसमें भी 9 फाइल करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल सी बात है, कल ही नोटिफिकेशन आ जाए कि जीएसटीआर 9 का 22-23 का टर्नओवर 50 लाख किया जाता है तो करना ही पड़ेगा। अब 21-22 का तो होगा ही ना, 22-23 का होगा। जीएसटीआर 9 का टर्नओवर 22-23 के लिए 1 करोड़ किया जाता है तो करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। सर अक्टूबर 23 में एडवांस मिला एंड जीएसटीआर फाइल 9 होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो क्या करेंगे? देखो बात को समझें। करंट फाइनेंशियल ईयर के जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर के बाद में नहीं होते हैं, वो उससे पहले पहले ही होते हैं। तो बात ही खत्म हो गई ना, वो होगा ही नहीं कैंसिल। अरे अब समझो मेरी बात यार, आप बात को समझो। वो 22-23 का है, 22-23 की बात कर रहे हैं अपनों।
वो तो काम हो चुका, उसकी तो क्लोजिंग वगैरह सब हो चुकी, और वो तो एडजस्टमेंट इतने लंबे थोड़ी चलेंगे, वो तो हो जाएंगे 30 नवंबर के बाद में, तो एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता। अगर कोई क्रेडिट है वो 180 डेज से ऊपर तो कोई क्रेडिट भी नहीं रह सकता। समझ गए आप? 30 नवंबर के बाद में देखो जीएसटीआर 9 और 9C की लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर। जिस दिन ये ओपन हुई थी, जब भी ओपन हो गई हो, मान लो सर ये ओपन हो गई 5 मई को, 22-23 की 5 मई को ओपन हो गई, तो आप 5 मई को भी फाइल कर सकते हो। करनी 30 नवंबर के बाद चाहिए और लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर। क्लियर है सर? 22-23 का कोई बिल हमने 23-24 में एंट्री किया और उसमें रेट डिफरेंस है तो हमें डेबिट नोट दिया, तो इसके एडजस्टमेंट 22-23 के 9 में होंगे, 23-24 के। विशाल जी कोशिश ये करो कि 22-23 के जो भी एडजस्टमेंट है वो 30 नवंबर तक रिटर्न में ही कर लो। अगर आपको ये पता चल गया तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि इस एडजस्टमेंट को रिटर्न में ही करो, और अगर ये 30 नवंबर की डेट जा चुकी है तब तो अपनों को 9 में करना ही करना पड़ेगा। क्लियर है? देखो 22-23 का कुछ भी हो, उन सब गलतियों को आपको सुधारनी चाहिए 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक नहीं सुधरी है, फिर जीएसटीआर 9 में गलतियां सुधारने की कुछ लिमिट्स होती है, इस चीज का ध्यान रखना। 9 एज ए समराइज, नोट ए बिल्ड। 3B की तरह है 9, समरी होती है, बिल नहीं होते। रिटर्न्स के अंदर R1 और में जो गलतियां सुधारी जा सकती है उतनी अच्छी किसी में नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? हाँ भाई, किसी को और कोई क्वेरी हो? रेज हैंड भी कर सकता है, रेज हैंड भी कर सकता है, जिसको नहीं है वो नो का मैसेज डाल दो फटाफट। इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। अब इसका रीजन भी बता देता हूं मैं। हैंड ओपन नहीं हो रहा, हाउ इट पॉसिबल? ओ यार, मैंने ही बंद कर दिया था, मैंने गलती से बंद कर दिया था। लो कर लो, कर लो, हैंड ओपन कर लो, कर लो, कर लो, हैंड ओपन भी कर लो। हाँ भाई विशाल जी बताइए। सर एक मान लो मेरा बिल था पिछले साल का ही, मैंने एंट्री कर लिया उसको हाँ बाईस विशाल तेईस जी में। स्टार्टिंग से अब वही सारी है आपकी। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ बिल की एंट्री मैंने 22-23 में ही कर ली। ठीक है। ठीक है। पार्टी से कोई क्वालिटी का कुछ वो आ गया, क्वेरी आ गई हमारी तरफ से, तो हमें उसे डेबिट नोट देना है। अब मैं बैक डेट में तो डेबिट नोट बना नहीं सकता, अब मैंने करंट में उसको डेबिट नोट दे रहा हूँ, तो वो डेबिट नोट की एडजस्टमेंट 30 मैं नवंबर तक ही होगा वो डेबिट नोट भी, 30 नवंबर तक ही जारी होगा करंट डेट में। और मैं बता दूं, डेबिट नोट वो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, आप बात को समझें, बात को समझें। 22-23 में किसी बंदे से आपने माल खरीदा या बेचा, कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, 50 करोड़ का हुआ, ठीक है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आप आगे तक लेके जाते हो, और 23-24 में आपने उसका कोई एडजस्टमेंट किया और 23-24 में उसको आपने डेबिट नोट दिया, श्रीमान जी ये वाउचर तो 23-24 का ही तो हुआ जी। तो बात ही बंद हो गई। ये तो ट्रांजैक्शन ही 23-24 का है, तो 23-24 की रिटर्न में रिफ्लेक्ट होगा। हम उन 22-23 के ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं जो 22-23 में डले हुए हैं, ये ट्रांजैक्शन ही 23-24 का है। सर वो सिर्फ डेबिट नोट की ट्रांजैक्शन है ना, पर तो जिससे उससे ये क्या रिलेट फर्क करके पड़ता है? डेबिट नोट तो आज आपने करंट की डेट में मारा है, तो वो तो करंट की डेट का ट्रांजैक्शन है, वो तो 22-23 का ट्रांजैक्शन थोड़ी है। आप बात को समझिए, ट्रांजैक्शंस का मतलब है बिल बुक में आपने उन पे डेट क्या डाली है। आप जो डेबिट नोट दे रहे हैं वो आज जारी कर रहे हैं और आज उस पे दे रहे हैं तारीख 18 अगस्त, 18 अगस्त 23, ये हुआ 23-24 का। अगर ये डेबिट, अगर आपका क्वेश्चन ये होता है कि सर कोई डेबिट नोट मैंने बनाया 22-23 में और उसे मैं रिटर्न में अपलोड करना भूल गया तो मैं क्या करूंगा, तब आप उसे रिटर्न में सही कर लें। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये तो ट्रांजैक्शन ही करंट फाइनेंशियल ईयर का है,
उसमें तो कुछ सर करना ही नहीं है ना। वो तो लास्ट ईयर से पेंडिंग करता है ना। उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे आज का बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया आपके पास में, आज जो आया इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उसकी इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज कब की थी? लास्ट मंथ में। तो वो बिल लास्ट मंथ का थोड़ी हो गया। तो आप उसकी बुक्स में एंट्री लास्ट मंथ में करेंगे या आज की डेट में करेंगे? सर एक्सपेंस तो लास्ट मंथ का है, एंट्री आज की डेट में करूंगा। सर एक्सपेंसेस भी वो नहीं है लास्ट मंथ का, वो एक्सपेंसेस भी करंट मंथ का ही है। और अब वो डेबिट नोट में उसको मैंने जो बिल आया था वो टैक्स के साथ आया। डेबिट नोट में उसको टैक्स के साथ ही देना कंपलसरी है या विदाउट टैक्स भी दे सकता हूँ? देखो आप चलो ठीक है, सारी बातें खत्म। आप उसका जो बिल बनाएंगे, डेबिट नोट बनाएंगे, उस पर डेट क्या डालेंगे? करंट डेट। तो बात ही बंद हो गई ना, वो करंट डेट का वाउचर हुआ, जीएसटी में करंट डेट में शो होगा। ठीक है। बस इतना ही है, ओके। बाकियों को भी क्लियर हुआ? इतना ही है। उसके जो वाउचर की जो डेट है वो ही होता है। वाउचर की डेट अगर बैक है, बैक का मतलब 22-23 की है, तब हम उसके एडजस्टमेंट का सोचेंगे। वाउचर की डेट ही करंट डेट है तो उसके कोई एडजस्टमेंट का नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? चलो भाई ठीक है, तो आगे बढ़े। तो जो 9 होती है हमारी, इसके मैं फॉर्मेट्स वगैरह आपको दे दूंगा, या तो आप देख लेना। असाइनमेंट फोल्डर में 9 का फॉर्मेट अपडेटेड है, और मैं भी चेक कर लूंगा, तो उसका अपडेट करवा के उसका मैं ग्रुप में मैसेज करवा दूंगा कि इस नाम से 9 के फॉर्मेट से अपडेटेड है, वो देख लेना, मिल जाएगा। और मैं भी रीचेक करा दूंगा, होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा तो मैं ऐड करवा दूंगा। तो 9 के फॉर्मेट को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना। क्या निकलवाना है? प्रिंट। क्या कहा मैंने? प्रिंट। प्रिंट निकलवाना, क्योंकि जब फॉर्मेट का जब हम रिवीजन करेंगे, जब हम वर्किंग करेंगे, तो सारे फॉर्मेट स्क्रीन पे नहीं रह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको अभी उनके हेड याद नहीं है। अब मैं क्लियर कर दूं, मेरे को भी याद नहीं है पूरे। सर क्यों नहीं है? साल में एक बार बढ़ते हैं तो याद नहीं होते, लेकिन फिर भी मेरे को ऑलमोस्ट सारा याद है। तो उससे क्या होगा कि आपको वो याद बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब मैं बोलूंगा ये फॉर्मेट है और उसका वहां से वाया आया था, अब वहां पे आपके 12 बज जाएगी, वो कहां से वाया आएगा? अगर मैंने उस पहले वाले को खोल लिया तो करंट वाला हट जाएगा, तब 12 बज जाएगी। तो उसमें करंट वाला हम ओपन रखेंगे, और आपके पास जो प्रिंट आउट होगा उसको आप पेपर मतलब निकाल लेंगे और उसे देख लेंगे, हाँ भाई ये वाया आया था। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो 10-20 रुपए का लालच नहीं रखना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और रखते हो तो कोई उपाय भी नहीं है, अपना ही है। चलो भाई ठीक है, तो यहां पे इसको मैंने खोल लिया। यहां पे आ रहा है सर्विसेज, इस पे क्लिक करा, और इसके अंदर मैं कहां पे आऊंगा? रिटर्न्स में, और यहां पे मिलेगा एनुअल रिटर्न। क्या मिलेगा? एनुअल रिटर्न। इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा? क्लिक कर दूंगा। कर दिया मैंने क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद में जो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा 22-23 जो भी है, वो यहां से सेलेक्ट कर लेना। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें देखो, यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ रहा है ये, ठीक है, ये रहा GSTR 9 और 9C का। यहाँ पे बता रहा है कब तक का कंप्यूटेशन अपडेट हुआ है, 31/7 तक का अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे फोकस करो कि पहला पॉइंट तो लिखा हुआ है कि एनुअल रिटर्न जो GSTR 9 है ये रिवाइज नहीं हो सकती है। तो आपके पास में एक ही बार है हमला करने का, दोबारा आप हमला नहीं कर पाओगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 9 की डेट भी 31/12 है और 9C की डेट भी 31/12 है। 9C के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, पहले 9 पे बात करेंगे। यहाँ पे आ रहा है प्रिपेयर ऑनलाइन, तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। 9 सब प्रिपेयर ऑनलाइन ही लगाते हैं, ठीक है। ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे एक फालतू बात लिखी हुई है कि क्या आपको नील, ये 9 नील लगानी है क्या? तो यार 2 करोड़ से नीचे जरूरी नहीं है, तो नील वाली बात लिखनी जरूरी थी क्या? तो ये फालतू बात है। तो यहाँ पे इसको नो ही करना है और आप इसे कर देंगे नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इतनी टेबल है। मजा आ रहा है देखने में? तो ध्यान से सुनो, ये जो मेरा टेबल नंबर 4 है ये मेरा सेल से रिलेटेड है। टेबल नंबर 5 है, ये भी मेरा सेल से रिलेटेड है।
टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 ये भी मेरा सेल्स रिलेटेड है। नहीं ग्रुप में नहीं, असाइनमेंट फोल्डर, असाइनमेंट फोल्डर में है जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट है, 99.99% फॉर्मेट है। मैं उसको रीचेक भी कर लूंगा और ग्रुप में आपको उसको टैग करके भी भिजवा दूंगा चारों मैडम से कि ये यहाँ पे पड़ा है, इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। और पुराना डेटा भी मिल जाएगा आपको असाइनमेंट फोल्डर में, 9 से रिलेटेड आपको पुराना डेटा भी मिल जाएगा, क्योंकि मेरा अपडेट किया हुआ ही है। वो पहले जिस दिन कोर्स क्रिएट करवाते हैं उसी दिन अपडेट कर देते हैं, तो वो मिल जाएगा, ठीक है। और देवशीष जी जैसे आपको तो ध्यान है ही कि वो कहाँ पे पड़ा है, तो उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ निकाल के आप ग्रुप में भी शेयर कर देना, है ना। तो जैसे किन्हीं को नहीं भी मिले नए कैंडिडेट्स को तो हो जाए, ऑल वाले में डाल देना। चलो भाई ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, टेबल नंबर 4 मैंने किस चीज की बताई, फटाफट बोलो। टेबल नंबर 4 किस चीज की बताई, सेल्स की। अब फटाफट रजिस्टर में लिख लो, मैं इसका चार्ट भी आपको दे दूंगा, लेकिन अभी अपने पास चार्ट नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। अपने रजिस्टर में लिख लो टेबल नंबर 4 सेल्स की रिटर्न है और यह जीएसटीआर 1 से बनती है। फटाफट चार्ट में लिख लो टेबल नंबर 4 सेल्स की रिटर्न है और यह जीएसटीआर 1 से बनती है। यानी पूरे साल में जो भी मैंने जीएसटीआर 1 में डेटा दिखाया है वो डेटा सारा का सारा एनालिसिस होके जुड़ के कंप्यूट होके जो भी तुम समझो वो टेबल नंबर 4 में फैच हो चुका है। समझ में आ गई बात, क्या नहीं आई? ठीक है। अब टेबल नंबर 4 खोलते हैं, खोल लिया मैंने। अब मेरी बात सुनो, भारत देश में वीर और सूरवीर पाए जाते हैं नहीं पाए जाते, फटाफट बताओ। भारत देश में वीर और सूरवीर पाए जाते हैं नहीं पाए जाते? पाए जाते हैं। ये वीर और सूरवीर भारत देश में कम है या ज्यादा है? अगर आपको लगता है कम है तो ए दबाएं, आपको लगता है ज्यादा है तो बी दबाएं। वीर और सूरवीर बहुत ज्यादा है। और ये वीर और सूरवीर कई लोग अकाउंटिंग का काम भी करते हैं, या कई वीर और सूरवीर बिजनेसमैन बन जाते हैं और वो अकाउंटिंग का भी काम करते हैं। तो वो तिलिस्मी काम करते हैं। क्या करते हैं? तिलिस्मी काम करते हैं। तो उनका सबसे बड़ा तिलिस्मी काम ये होता है कि उनको नहीं पता होता कि जीरो रेटेड क्या है। आपको पता है जीरो रेटेड क्या है? पढ़ाया मैंने, 3B के हेड में पढ़ाया था, R1 में भी पढ़ाया था। जीरो रेटेड क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट टैक्सेबल वैल्यू होती है नहीं होती? एक्सपोर्ट टैक्सेबल वैल्यू होती है नहीं होती? होती है। और अगर कोई टैक्सेबल वैल्यू है तो उसका जीएसटी पे होगा या नहीं होगा? तो मुझे यह बताओ कि यहां पे जब ये B2C का टोटल दिखा रहा है तो मे भी ऐसा हो भी तो सकता है कि जो ये वैल्यू दिखा रहा है यहां पे, इस वैल्यू में जीरो रेटेड ऐड हो। तो बोलो ये सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ। इतने दिन तो चल गई बात, क्योंकि R1 और 3B भर रहे थे। 9 का स्टेटमेंट तो जो फाइनल अकाउंट है उससे मैच करेगा नहीं करेगा? अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो B2C है उसका ये बैलेंस होगा क्या? सोच के बताओ। नहीं होगा, नहीं होगा। तो समझ में आ रही है गलतियां? हालांकि मेरा आज काम ये नहीं है कि गलतियां पकड़ाना, आज मैं लेआउट ही समझाऊंगा, बस इंटरेस्ट आपका जगे कि गलतियां कैसे हो सकती है उसका मैंने एक हिंट दिया है। अब अगला बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा, मान लो इसमें जो ये 38 लाख दिखा रहे हैं ना, ये जीरो रेटेड ही है, तो बुक्स में तो ये एग्जम्प्ट में होंगे, बताओ, या नील रेटेड में होंगे। लेकिन यहां पे कितने किसमें दिखा रहे हैं? टैक्सेबल में दिखा रहे हैं। तो अगर मैंने इस गलती को सही नहीं किया और ये रिटर्न भर दी तो गवर्नमेंट इस 38 लाख का टैक्स लेगी नहीं लेगी? बोले यार तेरे 7 करोड़ जो लिखे हुए हैं उससे तो ये मैच कर रहा है, लेकिन 38 लाख से नहीं कर रहा, इसका दाम जमा करा। वो फिर आप बोलोगे नहीं, ओ माय गॉड ये तो गलती हो गई, ये तो हमारी एग्जम्प्ट थी, नोटिस आएगा, रिप्लाई दोगे, नोटिस खोलोगे, दिमाग पे हेडेक होगी, वहां पे जाओगे, ऑफिसर को समझाओगे। अब वो ऑफिसर के समझने की बात है, वो समझता है या नहीं समझता है, या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बिना फालतू की माथा पच्ची हुई या नहीं हुई? हुई ना?
तो लेआउट समझ लो ना तरीके से, माता बच्ची होगी ही नहीं। तो अब तुम्हें यह पता चल रहा होगा कि आपकी जो रेगुलर R1 और 3B है वो अगर तुम्हें लगता है तुमने सही भरी है लेकिन वो भी गलत हो सकती है। तो हमें पहले पार्टी का अकाउंट तैयार करवाना है, उसको बोल दो तेरा अकाउंट सही कर दे और अकाउंट सही करके मेरे को भेज दे, उसके बाद में काम हम शुरू कर लेंगे। तो भाई चलो समझते हैं। तो देखो भाई टेबल नंबर 4 की हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। हेडिंग में लिखा हुआ है डिटेल ऑफ एडवांस, यानी जो भी तुमने एडवांस लिए हैं पूरे साल में, जो भी तुमने पूरे साल में एडवांस लिए। हाँ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो नए कैंडिडेट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। सोचने का कॉन्सेप्ट है खाली, आपको अपनी GSTR9 को अकाउंट्स के हिसाब से नहीं करनी है, अपने अकाउंट्स के हिसाब से GSTR9 को करना है। अब कई तिलिस्मी होते हैं, यहां पे देख लिया 7 करोड़ और 38 लाख, अकाउंट्स में देखा 7 करोड़, अब वो दिमाग क्या लगाएंगे कि अकाउंट्स में 38 लाख रुपए B2C में कैसे बढ़ाए। अरे यार जरा दिमाग खराब है, अकाउंट्स पहले होगा फिर GST पोर्टल पे आएगा। तो GST पोर्टल को अकाउंट्स की तरह नहीं करना है, अकाउंट्स को GST पोर्टल की तरह करना है। फटाफट यस का मैसेज डालो कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। आ गई? जो लोग अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो तो इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसका मेरे पास में रामबाण इलाज है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रामबाण इलाज? उसका मतलब होता है कि एकदम 200% इलाज है। क्या है? 200%, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नो साइड इफेक्ट, नो सस्पेंस, डायरेक्ट हिट, वो हो जाएगा। ठीक है, अभी उस पर फोकस करते हैं। तो आपने जो भी एडवांस रिसीव करे पूरे साल में, क्या लिखा हुआ है? इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विच ऑन टैक्स इज पेएबल। ध्यान से सुनो, अगर आपने कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाई करी है या कोई आउटवर्ड सप्लाई करी है जिसका तुमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टैक्स पेएबल किया है, क्या किया है? पेएबल। अब हम पेएबल किस में करते हैं? R1 में तो करते हैं, और पेड किस में करते हैं? 3B में करते हैं। समझ में आ रही है? अरे R1 में ही तो दिखाते हैं किसी आदमी को माल बेचा, और 3B में उसकी समरी लिख करके पेमेंट कर देते हैं। तो पेएबल का मतलब क्या हुआ कि ये नहीं कह रहा कि तुमने जो चुकाया है वो यहां पे दिखाओ, नहीं, वो क्या कह रहा है कि अगर तुमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अब फटाफट सुनो मेरी बात, इस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वो फाइनेंशियल ईयर जिसकी तुम 9 लगा रहे हो। तो हम 9 किसकी लगा रहे हैं? फटाफट बताना एक बार। 22-23। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जब भी मैं बोलूं करंट फाइनेंशियल ईयर और जब भी मैं बोलूं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ध्यान से सुनो मेरी बात, स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, जब भी मैं बोलूं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और जब भी मैं बोलूं करंट फाइनेंशियल ईयर, तो इसका मतलब है 22-23, फाइनेंशियल ईयर 22-23। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी देखो, रिप्लाई मेरे को चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो एनर्जी है पढ़ाने का वो मेंटेन रहे तो मेरे को रिप्लाई चाहिए। अब आप में से कई कह सकते हैं सर रिप्लाई करने में हमारी अंगुली में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, स्क्रीन घूम जाती है, हमें बांका बैठना पड़ता है, हमें उल्टी आती है, तो उसका कोई उपाय नहीं है। आप अगर चाहते हो कि मेरा एनर्जी मेंटेन रहे तो मेरे को रिप्लाई चाहिए। और बाकी आड़ा गुड़ा करना तो मेरे को भी तो आता ही है ना? आड़ा गुड़ा करना तो मेरे को भी तो आता ही है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आड़ा गुड़ा दही कचौड़ा? जैसे बता देता हूं, ये जरूरी है बीच बीच में, जिससे क्या है वो प्रेशर नहीं पड़े दिमाग पे, टॉपिक हार्ड है ना? आड़ा गुड़ा दही कचौड़ा होता है कि हमारे यहाँ पे लोकल लेवल में यूं कहा जाता है, जैसे मान लो आपने किसी बंदे को काम कहा और उसने काम किया भी नहीं और कर भी दिया और वो बिगाड़ दिया, और ऊपर से वो बहाने दे रहा है मैंने तो इतना सारा काम किया, वो करा, वो तो हुआ ही नहीं, इसमें तो मेरी गलती नहीं है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उसको हमारे मारवाड़ी में कहते हैं आड़ा गोड़ा दही कचौड़ा कर दिया अगले ने। क्या कर दिया? आड़ा गोड़ा दही कचौड़ा कर दिया। समझ में आ गई बात? ये कॉन्सेप्ट है। तो वो मेरे को भी करना आता है
तो आप ये चाहते हैं कि वो काम नहीं हो तो रिप्लाई तुरंत आने चाहिए। तो यहां पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल का आपको मतलब समझ में आ गया। अब मैं जब भी कहूं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मैं जब भी कहूं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो इसका मतलब क्या हुआ 23-24, क्योंकि मैं करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 को मान रहा हूं। तो 22-23 का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ 23-24। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मानना है 23-24। मैं जब भी बोलूं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मैं जब भी बोलूं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो मैं करंट 22-23 को मान रहा हूं, तो इसका प्रीवियस क्या हुआ 21-22। क्लियर हो गई बात? ये दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। अब सुनो मेरी बात। तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई कि जो भी तुम पेबल करोगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में वो डिटेल आएगी। एक तो आ गया एडवांस। तो एडवांस का क्या रूल है? एडवांस का रूल ये है कि ये सर्विस और गुड्स दोनों पे लागू होता है, लेकिन गुड्स का सस्पेंड किया हुआ है। तो अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, तो अगर तुमने किसी भी चीज का एडवांस ले लिया हो सर्विस के बिहाफ पे, GSTR1 एडवांस रिसिप्ट और एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, याद आ रहा है? वो हेड रिपीट नहीं करूंगा मैं। अगर किसी को हेड नहीं आता है तो GSTR1 की रिटर्न की क्लास वॉच करो, या जो मैंने YouTube के ऊपर R1 के हेड का वीडियो दे के रखा है वो देख लो, पूरा ब्रीफ हो जाएगा, वो सही है, ब्रीफिंग के लिए वो परफेक्ट है। क्लियर हो गई बात? तो अगर जो भी मैंने एडवांस पेबल किया हो R1 के हेड में एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस या एडवांस रिसीव्ड में वो, या मैंने कोई इनवर्ड सप्लाई को पेबल किया हो, कोई बता सकता है मैं कौन सी इनवर्ड सप्लाई को पेबल करता हूं? कोई बता सकता है? RCM को करता हूं मैं। क्या करता हूं? RCM को करता हूं। तो पेबल समझ गए ना? अब ये RCM किसके ऊपर आया? ये GSTR 3B टेबल नंबर 3.1 डी की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? डी की बात कर रहा है। ये एक ही पॉइंट है जो 3B का उठाया है इसने, और कोई भी इसने 3B का नहीं उठाया, सारा R1 का ही उठाया है। बोलो क्लियर हो गई बात? वो और बाकी जो भी आउटवर्ड सप्लाई है पेबल होने वाली, वो सारी की सारी इस टेबल में आएगी। तो पेबल होने वाली बाकी सप्लाई कौन सी हो गई R1 में? B2B, B2C, एक्सपोर्ट, CDNR रजिस्टर्ड, CDNR अनरजिस्टर्ड, B2C लार्ज। समझ में आ गई बात? बाकी कोई होती है पेबल? नहीं होती। बाकी क्या आता है? HSN आता है, डोक आता है, वो तो रिपोर्ट पार्ट है। नील रेटेड एग्जेम्प्टेड वाला आता है एक हेड, वो इसमें नहीं आएगा। सिर्फ पेबल की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही ना मेरी बात? कोई हार्ड नहीं है, इजी है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें यह दिया हुआ है भाई साहब, उनको आप इन सारे हेड में अपडेट कर दो। तो मुद्दे की बात यह है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है, हमारे हिसाब से ये है, हमारे हिसाब से ये है जो तुम्हें दिख रहा है, तुम तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक कर लो और यहां पे आके इनको एडिट कर दो। क्या कर दो? एडिट कर दो। समझ में आ गई बात? एडिट करना कोई बुरा ही नहीं है, लेकिन यहां पे एक नोट दिया हुआ है। इस नोट पे लिखा हुआ है द फील्ड वेयर द सिस्टम कंपाउंड वैल्यू वुड बी मॉडिफाइड बाय मोर एंड लेस देन 20% शैल बी हाईलाइटेड इन रेड फॉर रेफरेंस एंड अटेंशन। अब क्या है कि भारत में लोगों को ना तो हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, और ना ही कोई तीसरी भाषा आती है। जैसे मेरे कई से स्टूडेंट हैं जिनको तमिल भी आती है, मलयालम भी आती है, लेकिन उनको बोलनी आती है, लिखनी नहीं आती, और लिखी भी उनको पढ़नी नहीं आती। तो बी प्रैक्टिकल उनको अपनी मदर टंग भी नहीं आती जो तमिल और मलयालम है। वहां से मेरे पास एज ए लोकल स्टूडेंट है कुछ, ठीक है। आप और मैं हैं हिंदी और इंग्लिश वाले, तो शुद्ध हिंदी के 2 सेंटेंस भी बोलने नहीं आते और शुद्ध इंग्लिश के भी सेंटेंस बोलने नहीं आते। बोलो इस बात पे एग्री करते हो या नहीं करते? तो ये जो हमारी आदत है, ये जो हमारी खूबी है, ये इस लाइन का गलत मतलब निकाल देती है। क्या निकाल देती है? गलत मतलब निकाल देती है। इस लाइन का आप में से कईयों ने ऐसा सोचा होगा, क्या 4 लोगों के अलावा और कोई नहीं है? मोनिका जी, मिथिलेश जी के अलावा, या इन 4 लोगों के अलावा ये समस्या नहीं है आप लोगों की? आपको अपनी मदर टंग अच्छे से आती है, जिस भी स्टेट की आपकी मदर टंग है, और आपको हिंदी भी अच्छे से आती है, इंग्लिश भी अच्छे से आती है, तभी आपने यस का मैसेज नहीं लिखा। चलो कोई ना,
मेरी, मोनिका जी की, विनोद कुमार जी की, गौरव जी की, इनकी तो यही समस्या है जो इन्होंने लिख दिया है ना। बाकी आपके बढ़िया बात है, अच्छे लोग हो, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये जो है लाइन का मतलब, आप में से कईयों ने क्या सोचा होगा, वो ये सोचा होगा कि यहां पे अगर कोई भी डेटा हमने 20% से ज्यादा घटाया या 20% से ज्यादा बढ़ाया तो गड़बड़ हो जाएगी। यही समझा आपने, दिक्कत हो जाएगी, हम बढ़ा ही नहीं सकते, नोटिस आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो भाई साहब आपने गलत समझा है। क्या समझा है? गलत समझा है। ऐसा यहां पे लिखा हुआ ही नहीं है। यहां पे ये लिखा हुआ है कि 20% से ज्यादा आपने इसको नेगेटिव किया या पॉजिटिव किया तो ये रेड हो जाएगा एज ए रेफरेंस और अटेंशन के लिए कि भाई साहब जो तू कर रहा है वो सही तो है ना। 20% बहुत ज्यादा हो जाता है, तू एक बार अटेंशन हो जा और दोबारा चेक कर ले कि तूने लिखा है वो सही तो है ना। बाकी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गई बात? एज ए अटेंशन और एज ए रेफरेंस लिखा हुआ है, यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ तुम कर ही नहीं सकते, हम तुम्हें नोटिस भेजेंगे। अगर एक्चुअल में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी गलती 20% से ज्यादा है, या तो एडिशन या नेगेटिव, तो करो ना, दिक्कत कहां आ रही है। बस रेडी तो होगा अटेंशन देने के लिए कि ऐसा होता नहीं है, पर तू देख ले तेरे हिसाब से। क्लियर हो गई बात? तो लाल होने पर घबराना नहीं है। नहीं राजेंद्र जी, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो रहो बस क्लास में। आप क्या है कि एकेडमी के एज ए लाफिंग बुद्धा है, आप रहते हो, अच्छा लगता है ना। लाफिंग बुद्धा मैंने पढ़ाई की है, इसको नेगेटिव में मत लेके जाना। चलो भाई ठीक है। हाँ भाई, तो आगे बढ़े। अरे बोल दो बढ़ना है नहीं बढ़ना। तो देखो भाई, यहां पे लिखा हुआ है ए को पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है सप्लाई। सर आपको इंग्लिश अच्छे से आता है? अरे नहीं आता, मतलब मेरे समझने में कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ऑलमोस्ट। जैसे मैं बताता हूँ, हमारी मीटिंग्स होती है ना टेली बैंगलोर में, तो वहां पे 2-3 है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में, उनको हिंदी समझ नहीं आती, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, और मीटिंग होती है डिट्टो, वो वहां से इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा होता हूँ। सारे इशारों इशारों में समझना होता है। क्या होता है? इशारों इशारों में समझना हो जाता है, लेकिन समझ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। हाँ, जैसे सुलभ जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर रिप्लाई लिखने में स्किन रोटेट हो रही है, जी घबरा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, अंगुली में दर्द हो रहा है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को रिप्लाई चाहिए, और रिप्लाई आप इसलिए करेंगे क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मेरा जोश बना रहे क्लास में और मैं आपको बोर नहीं होने दूं इस टॉपिक में, बस इतना ही है। तो भाई पढ़ो, यहां पे क्या लिखा हुआ है। सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C। B2C क्या होता है? B2C वो होता है ऐसे बंदों को माल बेचा जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, यही तो होता है B2C, इतना ही होता है। यहां पे GSTR1 वाला B2C अदर नहीं लिखा हुआ, यहां पे GSTR1 वाला B2C लार्ज नहीं लिखा हुआ, यहां पे B2C लिखा हुआ है ना। नोट जीएसटी विशाल जी गलत, आपका आंसर नोट जीएसटी नहीं, नोट जीएसटीएन लिखो। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे बंदों को माल बेचा जिनके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, उनकी सारी सप्लाई टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी और सेस, वो सारा का सारा यहां पे आएगा। तो कह सकते हैं B2C अदर और B2C लार्ज का टोटल यहां पे आएगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? डन है, वेरी गुड। आगे क्या लिखा हुआ है? सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब मैंने ऐसे बंदों को माल बेचा, मैंने ऐसे बंदों को माल बेचा जिनके पास में जीएसटी नंबर है, मैंने ऐसे बंदों को माल बेचा जिनके पास में जीएसटी नंबर है। तो आपका R1 का B2B का हेड, वो सारा का सारा यहां पे आ जाएगा। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देख लो, जो भी B2B का टोटल है वो इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, जो भी B2C का टोटल है इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, और उसको एडिट करके सही कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी लॉजिक है।
वो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में, अभी लेआउट क्लियर करते हैं। बोलो ए और बी क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो गए। यहां पे लिखा हुआ है सी, जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट वाली। क्लियर कर दूं, एक्सपोर्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एलयूटी, नॉन एलयूटी। एक्सपोर्ट जो होते हैं, कई बैच में एक्सपोर्ट की क्लास नहीं हुई है और मोस्टली बैचों में हुई हुई है। एक जीएसटी का मेरा बैच है, उसमें नहीं हुई, 4 बार कोशिश कर दी करवाने की, बाकी सब अकाउंटिंग वालों में, पुराने वालों सब में हुई हुई है, एक में नहीं हुई हुई। तो सुन लो एक बार, शॉर्ट में सुन लो। एक्सपोर्ट है वो क्या सीन है, जीरो रेटेड को एक्सपोर्ट बोलते हैं, ये बात सबको पता है, नो डाउट। ठीक है, एक्सपोर्ट दो तरीके के हैं, एलयूटी और नॉन एलयूटी। एलयूटी और नॉन एलयूटी। एलयूटी वाले एक्सपोर्ट को टैक्स जमा नहीं कराना होता, एलयूटी वाले एक्सपोर्ट्स को टैक्स जमा नहीं कराना होता। नॉन एलयूटी वाले होते हैं, उनको टैक्स जमा कराना होता है। तो हम एक्सपोर्ट दो कैटेगरी के समझ रहे, चलो एलयूटी नॉन एलयूटी को भी खत्म करो, छोड़ो बात, फिनिश। एक्सपोर्ट दो कैटेगरी के, एक एक्सपोर्ट में टैक्स जमा होता है, एक एक्सपोर्ट में टैक्स जमा नहीं होता। तो यहां पे लिखा हुआ है जीरो रेटेड सप्लाई, ब्रैकेट में लिख दिया एक्सपोर्ट वाली, ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी वही एक्सपोर्ट यहां पे आएंगे जिनका टैक्स का पेमेंट होता है। यानी सर वो वाले एक्सपोर्ट या वो वाले जीरो रेटेड जिनका टैक्स का पेमेंट नहीं होता वो कहेंगे, वो कहेंगे उससे मतलब नहीं है, वो यहां नहीं आएंगे। यहां पे सिर्फ कौन से आएंगे, वही एक्सपोर्ट जिनके टैक्स का पेमेंट होता है। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक टर्म होती है एससीजेड, देखो ये रेयर टर्म है, एससीजेड वाली बहुत ही रेयर है ना। एज ए रियल प्रैक्टिस मैंने एससीजेड का काम कभी नहीं देखा, ईमानदारी की बात है, क्योंकि बहुत 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 रेयर है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। हाँ सही कहा विशाल जी ने, 0.01% ही है। अब सुनो मेरी बात, नॉर्मली क्या होता है, आपने अगर देखा हो या 3B को जब मैंने आपको पढ़ाया हो, तो जीरो रेटेड के अंदर मैंने कहा था कि एक तो एक्सपोर्ट वाले और एससीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन वालों की जो सप्लाई है, जो पेमेंट है, वो जीएसटीआर 3B में जीरो रेटेड वाले में ही करेंगे। बोलो पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? यानी दोनों को जोड़ के लिखेंगे। यहां पे अलग से मेंशन करना है, यहां पे साफ लिखा हुआ है कि पहली बात तो देखो, तीन चीज हो गई, सुनो मेरी बात, चीजें हो गई तीन एक तरीके से। एक तो हो गया मेरा एक्सपोर्ट, कौन सा, टैक्स वाला, बिना टैक्स वाला। तो बिना टैक्स वाला तो इसमें आएगा ही नहीं, टेबल नंबर 4 में ही नहीं आएगा, ये जो टेबल नंबर 4 है इसी में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पेबल के लिए है। और एक्सपोर्ट का जो टैक्स पेमेंट है वो सी में आएगा। लेकिन यहां पे क्लियर कर दिया है, तो जो तेरी एससीजेड की सप्लाई है ना, वो जोड़ के मत लिख देना जैसे तू 3B में लिखता है। यहां पे प्योर एक्सपोर्ट टैक्सेबल। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, यहां पे डी लिखा हुआ है कि यार जो तेरे एससीजेड है ना पेमेंट वाले, अब एससीजेड में भी नॉन पेमेंट वाले होते हैं, एससीजेड में भी नॉन पेमेंट वाले होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सिर्फ पेमेंट वाले हैं ना, वो तो यहां पे लिख ले। सर नॉन पेमेंट वाले कहां लिखूं? इसमें नहीं लिखने, अभी ये पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अब तेरा कोई एक्सपोर्ट हो, डिम्ड एक्सपोर्ट की कैटेगरी का, जैसे आपको ध्यान है B2B का हेड है, उसमें वो लिखे हुए आते हैं, वो कई से कोड लिखे हुए आते हैं, तो B2B वाले में ही डिम्ड एक्सपोर्ट जाता है, B2B के हेड में डिम्ड एक्सपोर्ट जाता है ना। तो यहां पे मेंशन किया हुआ है कि अगर B2B के हेड में वाले सारे यहां पे नहीं आएंगे, उसके जो डिम्ड एक्सपोर्ट है वो यहां पे आ जाएंगे। उसको भी छोड़ो, इतना समझ लो कि जो तुम्हारे डिम्ड एक्सपोर्ट है उनको यहां पे लिखना है, एससीजेड पेमेंट वाले हैं उनको यहां पे लिखना है, एक्सपोर्ट पेमेंट वाले उनको यहां पे लिखना है, जीएसटी नंबर वालों को जो सेल करी है, एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट को हटा दो, जीएसटी नंबर वालों को जो सेल करी है वो सारी यहां पे आ जाएगी, और बिना जीएसटी वाले यहां पे आ जाएंगे। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अच्छे से आ रहा है समझ में? अच्छे से आ रहा है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बोरिंग वाला भी सीन नहीं है, हालांकि अटेंडेंस डाउन 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 जाती जा रही है, उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अरे 5 बार तो बता दिया, रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, है ना। हाँ, मैं लगातार ही बता रहा हूं, 2-2 3-3 बार। अब आगे भी बढ़ना है, पीछे पीछे के चक्कर में नहीं रह सकते, थोड़ा अलर्ट रहो। क्या रहो? अलर्ट रहो। हाँ भाई, अब आगे आओ, क्योंकि वो मैं खुद भी नहीं चाहता कि इनको रिपीट करना पड़े एज ए सेम टाइम पे ही, है ना, क्योंकि मेरा टारगेट है कि कम से कम ये चार्ट और टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 और 10 और 11, ये 4 टेबल अपनों आज पूरी कर लें। और हर चीज को 2 या 3 बार तो रिपीट कर रहा हूं मैं। बोलो भाई, कर रहा है नहीं कर रहा? बता दो, मेरे को थोड़ी पता है कर रहा है नहीं कर रहा, मेरे को तो अंदाज है, कर ही रहूंगा, है ना। तो हाँ, तो अलर्ट रहो। क्या रहो? अलर्ट रहो। ठीक है, अब देखो एफ को ध्यान से पढ़ो। अब देखो ये बोल रहा है ए और ई से, देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, प्रिंट निकलवा लेना, 9 के फॉर्मेट का प्रिंट निकलवा लेना, नहीं तो 12 बज जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखो समझो मेरी बात, मैं अब नीचे आऊंगा ना, नीचे आऊंगा तो यहां पे लिखा हुआ है एच से एम। अब मैं इसको समझाऊंगा ना एन को, तो मैं एच से एम के ऊपर बात नहीं कर पाऊंगा। चलो ये तो सामने ये मैं कर भी लूं, लेकिन वो आगे कईयों का रेफरेंस आएगा, समझो। देखो मैं बताता हूं, अब मैं आया खोल के 5 में आया मैं, अब 5 में यहां पे लिखा हुआ है 4n + 5m। अब मैं अगर इसको समझाऊंगा तो मैं 4n और 5m नहीं खोल लूंगा, अगर मैं 4n और 5m खोल लूंगा तो मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा। समझ रहे हो ना? वही प्रिंट आउट होगा, मैं बोलूंगा 4n खोलो, बोलो क्या लिखा हुआ है, तुरंत आपने पलटी मारी, तुरंत बोल दिया। समझ में आ रही ना मेरी बात? तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो 5f को देखो, एफ में क्या लिखा हुआ है, एडवांस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बी इशूड। समझो बात को, अगर आपको GSTR1 के हेड याद हो तो मैंने आपको जब एडवांस रिसिप्ट का हेड पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि अगर आप पर्टिकुलर मंथ में किससे एडवांस ले लेते हो तो आपको वो सप्लाई एडवांस रिसिप्ट में दिखानी है। बोलो, यही पढ़ाया था। तो उसमें मैंने कहा भी था, तुमने पर्टिकुलर मंथ में किसी से एडवांस ले लिया और पर्टिकुलर मंथ में उसको बिल दे दिया तो वो एडवांस हुआ क्या? वो नहीं हुआ, उसका इनवॉइस बन गया। तुमने पर्टिकुलर मंथ में किसी से एडवांस लिया और तुमने अगले महीने तक भी उसको बिल नहीं दिया, यानी पर्टिकुलर मंथ में बिल नहीं दिया, वो एडवांस है, वो एडवांस रिसिप्ट में जाएगा। तो यहां पे यही बात लिखी हुई है कि भाई तूने पूरे फाइनेंशियल ईयर में, एंटायर फाइनेंशियल ईयर में एडवांस पे किया है। देखो, एडवांस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बी इशूड। क्या कह रहा है कि भाई तूने पूरे साल में सिर्फ उतने उतने का ही बताना है, पूरे साल का 22-23 पूरे का, 22-23 पूरे का जितना भी तूने एडवांस लिया है और उन एडवांस का तूने अभी तक बिल जारी नहीं किया है। 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 के बीच में जितने भी एडवांस लिए और पूरे फाइनेंशियल ईयर में जिनका अभी तक बिल जारी नहीं किया गया है और वो बिल ए से लेके ई के अंदर कवर नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? कवर नहीं हो रहे। तो उसको तुम यहां पे लिख दो, दोनों बात लिख दी। एडवांस एक तो ए से लेके ई के अंदर कवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई एडवांस एक से लेके ई में कवर हो गया तो उसका बिल बन गया ना, बिल बन गया ना, तो बिल वाला तो डालना ही नहीं है। ए से ई में वो एडवांस कवर नहीं और उसका बिल नहीं बना, वो तो बचा हुआ एडवांस है, यहां पे डाल देना। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो आई या नहीं आई? डन है? डन है? चलो भाई ठीक है। अब पढ़ो भाई, यहां पे क्या लिखा हुआ है जी में, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। क्या लिखा हुआ है? इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी टेबल नंबर GSTR 3B टेबल नंबर 3.1D। क्लियर? जो भी तुमने पूरे साल में RCM पे किया है या डिक्लेयर किया है वो तुम यहां पे डाल दो। ये बुक्स ऑफ अकाउंट से देख के डालने हैं, पोर्टल से देख के नहीं डालने हैं। किससे? सारा का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ये तो बस पोर्टल ने बताया है कि हमारे हिसाब से ये है, तुम तुम्हारे बुक्स में मैच कर लो और जितना कम पड़ रहा है यहां पे चढ़ा दो, जितना नेगेटिव जा रहा है तो यहां पे चढ़ा दो, बात खत्म। क्लियर हो गई बात? ठीक है।
अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है एच। क्या लिखा हुआ आ रहा है, एच। एच का क्या मतलब होता है, सब टोटल। क्या होता है, सब टोटल ए टू जी, यानी इस ए से लेके इस जी तक का टोटल, इस ए से लेके इस जी तक का टोटल यहां पे आ गया। तो इसका मतलब क्या समझे, इस ए से लेके जी तक का ये वो टोटल है जिसको मुझे डिक्लेयर करना है एज ए पेबल, जिसका मैंने भुगतान किया है। तो मेरा कितना तो टैक्स पेबल हुआ और कितना टैक्स का मैंने अब तक किया, वो सारा का सारा टोटल यहां पे आ चुका। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ये सिर्फ पेबल है। क्या है, पेबल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरा टर्नओवर है, क्या मैं कह सकता हूं मेरा टर्नओवर है। सेल्स मैंने बताया तो था लास्ट क्लास में, ये मेरा टर्नओवर नहीं है। सेल्स होता है इन सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी, तंबाकू, इनके ऊपर लगता है। क्योंकि ये मेरा टर्नओवर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें नील रेटेड नहीं है। क्या नहीं है, नील रेटेड नहीं है, एग्जम्प्ट नहीं है, और भी कई तरह की सप्लाई है वो नहीं है। तो ये मेरा टर्नओवर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मेरे को पेबल, कि कितने वैल्यू का मुझे टैक्स पे करना है, ये बस वो वैल्यू है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट नोट इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन B2E ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। क्या कहा मैंने, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बात को समझना, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है, फटाफट बताओ चैट में। बाईस तेईस होता है। जो सप्लाई मैंने जीएसटी पोर्टल पे 22-23 में डाली है वही इसमें शो होगी। जो सप्लाई 22-23 की सप्लाई मैंने 22-23 में डाली है वो इसमें शो होगी। सर मेरी कोई सप्लाई है 22-23 की है लेकिन मैंने 23-24 में डाली है, वो इसमें शो नहीं होगी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रही है बात। सर वो कैसे पता चलेगा, हम पढ़ाएंगे पता चलेगा। हेड के बारे में भी तो पता चला, तो वो भी पता चल जाएगा। दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत तो आ ही नहीं रही ना। हाँ, तो बस ये मैं आपको याद दिला रहा हूं, यहां पे बात सिर्फ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की है। सर कोई मेरी सेल है, मैंने जीएसटी पोर्टल पे 22-23 को चढ़ाई, लेकिन उसका क्रेडिट नोट मैंने 23-24 में कर दिया, तो क्या वो क्रेडिट नोट टेबल नंबर 4 में आएगा, नहीं आएगा। 22-23 का क्रेडिट नोट, 22-23 का डेबिट नोट अगर 22-23 में ही किया है पोर्टल पे तो इसमें आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बोलो क्लियर हुई बात। हाँ, लेकिन वो डाटा 22-23 का ही है, ध्यान रखना, वो डाटा 22-23 का ही है। ठीक, तो यहां पे लिखा हुआ है क्रेडिट नोट इश्यू स्पेसिफाइड रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन B2E। इस बी से लेके इस ई तक, देखो ए का तो कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट होता ही नहीं है ना, जीएसटी R1 में नहीं होता ना, नहीं होता। बी से लेके ई तक अगर तुम्हारा कोई क्रेडिट नोट है, बी से लेके ई तक तुम्हारा कोई क्रेडिट नोट है जिससे वैल्यू नेगेटिव हुई हो, यानी तुमने कोई क्रेडिट नोट चढ़ाए इन बी से लेके ई तक के, वो मेंशन नहीं होगा, वो उसको लेस करके लिखेंगे जयपाल सिंह जी, इसमें लेस करके लिखेंगे। सिर्फ बी से लेके ई तक की बात है। बी से लेके ई तक के कोई भी तुम्हारे क्रेडिट नोट हुए और वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है तो वो यहां पे दिखा दो नेगेटिव वैल्यू। बोलो बात क्लियर है या नहीं है। तो यहां पे तुम्हें नेट वैल्यू डालनी है, मतलब यहां पे तुम्हें सेल वैल्यू डालनी है और फिर नीचे उसको लेस करवाना है, यानी रिटर्न अलग से मेंशन करना है। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। नेक्स्ट है जी, तुमने कोई डेबिट नोट इशू किया हो बी से लेके ई तक, तो बी से लेके ई तक का क्या मतलब हुआ, इस B2C को छोड़ दो, बी से लेके ई तक
इनमें तुमने कोई भी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डेबिट नोट इशू किया, यानी 22-23 का डेबिट नोट 22-23 की रिटर्न में दिखाया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में, बार बार नहीं बोलूंगा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का मतलब समझ जाना, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में दिखाया, यानी उस डेबिट नोट से वैल्यू पॉजिटिव हुई है, बढ़ी है, तो वो तुम यहां पे लिख दो। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? तो क्या समझे, आई वाली वैल्यू तो एच में से लेस होगी और जे वाली वैल्यू एच में जुड़ जाएगी। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? हो गई ना? हुई थी, तुम ही लोग कह रहे थे नहीं होगी। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमिटमेंट। समझो मेरी बात, 22-23 का कोई अमिटमेंट है जो तुमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किया और उससे वैल्यू इंक्रीज हुई है, यानी अमिटमेंट से तुमने वैल्यू बढ़ाई है, तो वो अमिटमेंट की वैल्यू के में लिख दो। अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में तुमने कोई अमिटमेंट किया जिससे वैल्यू नेगेटिव में गई है, तो वो तुम यहां पे लिख दो। समझ में आ गई बात? जैसे समझो सर अप्रैल में मैंने 10 लाख रुपए की शेल चढ़ाई, फिर पता चला कम चढ़ा दी, आगे वाले महीने मैंने 2 लाख रुपए पॉजिटिव कर दिए, तो बढ़ाई ना, तो यहां पे लिखो। सर मैंने 10 लाख की शेल ज्यादा चढ़ा दी, अगले महीने मैंने 2 लाख की डाउन कर दी, तो मैं यहां पे लिखूंगा। सर जिस मंथ में एडजस्टमेंट कर देंगे तो इसमें ऑटोमेटिक नहीं आएगा या नहीं आएगा? देखो आएगा या नहीं आएगा वो बाद की बात है, अभी अपनों को ये लेआउट समझना है। दयाशंकर जी फोकस है लेआउट समझने का, जो भी ऑटोमेटिक आता है उसका ड्राफ्ट में आपको दे दूंगा। एड न्यू की बात नहीं हो रही है गुणवंत जी, अमिटमेंट की बात हो रही है, अमिटमेंट की बात हो रही है, एड न्यू की बात नहीं हो रही है। ये सही सवाल पूछा आपने। एड न्यू तो B2B में ऐड हो जाएगा। अमिट देखो, एक तो B2C के अमिटमेंट, कोई B2B का बिल चढ़ाया 5 लाख रुपए का, वो गलत चढ़ गया, या तो मैं उसका बना दूंगा डेबिट नोट, तब तो इसमें आ जाएगा, या फिर मैं उसको करूंगा अमिटमेंट। क्या करूंगा? अमिटमेंट, और मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, तो वो जितना इंक्रीज वैल्यू हुई, अमिटमेंट जितनी वैल्यू हुई इंक्रीज वाली, वो यहां पे मान लो कोई बड़ा बिल बन गया फिर उसको छोटा कर दिया, तो डिक्रीज वाली वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू जितनी थी वो यहां पे आ गया। सर ये पता कैसे चलेगा, कैसे चढ़ाएंगे, होगा कैसे? वो आज की क्लास का टॉपिक है नहीं है? आज की क्लास का टॉपिक क्या है? लेआउट समझना है। लेआउट समझ में आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना? तो वो मिलेगा कैसे, वो होगा कैसे, वो मैं समझाऊंगा, तब आएगा या नहीं आएगा समझ में? बताओ आएगा या नहीं आएगा? आएगा। दिमाग पे ये लोड मत दो ये काम होगा कैसे, वो मेरी टेंशन है, वो लोड का मेरा काम है। अभी दिमाग में लोड ये दो कि ये लेआउट समझ में कैसे आएगा। क्लियर हो गई ना बात? और वो डायलॉग याद रखना, जब खुद पे से विश्वास उठ जाए तब मेरे पे विश्वास करना शुरू करना, समझा दूंगा ये बात। बस हाँ, बस इसी की समझा दूंगा ये बात, इतना ही, और कुछ नहीं। तुम सोच लो सर मेरे घर पे कोई कलर करने के लिए नहीं आ रहा, तो सर ने कहा था मेरे पे विश्वास रखना, तो सर थोड़ी आएंगे तुम्हारे घर पे कलर करने के लिए, है ना? वो वाला नहीं, बस हाँ रिटर्न की बात हो रही है खाली, ज्यादा भावनाओं में मत चले जाना ज्यादा। चलो भाई ठीक है, केवल क्लियर है? हाँ, जितना अमिटमेंट पॉजिटिव गया, जितने अमिटमेंट की वैल्यू है पॉजिटिव वाली वो यहां जाएगी, जितनी वैल्यू अमिटमेंट की नेगेटिव वाली है वो यहां जाएगी। बोलो क्लियर हो गया? अब आ रहा है एम। एम में होगा सब टोटल। सब टोटल का मतलब I2L, ये सारे के सारे जुड़ के यहां पे आ जाएंगे। तो ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू प्लस माइनस, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू प्लस माइनस, तो यहां पे नेगेटिव वैल्यू है 8000 वाली, तो ये 8000 वैल्यू यहां पे आ गई, यानी इन सब का टोटल आ गया। तो अब नीचे क्या लिखा हुआ है? H प्लस एम। तो ये हो गया H और ये हो गया M, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन M में आई नेगेटिव वैल्यू तो लेस हो गया, अगर M में पॉजिटिव वैल्यू आती तो ये जुड़ जाता। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैं ये कह सकता हूं जो मेरा 4N है, जो मेरा 4N है, वो जो भी मेरी सप्लाई है टैक्सेबल वाली उसका टर्नओवर है। कह सकता हूं नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। डन है?
या डन डनाडन डन है? चलो भाई, ये सबको दिख रहा है? जूम करना ही पड़ेगा क्या? जूम के बिना पार पड़ सकती है क्या? नहीं पड़ सकती। ठीक है, मेरे को लगा जूम के बिना पार पड़ जाए तो ठीक है। चलो, जो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ब्रेक की जरूरत है या कंटिन्यू कर दूं? वन वन नहीं होगी, वन वन कोई नहीं होगी, कंटिन्यू रख लू ना? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? ए से लेके जे तक, ए से ले तक जे तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट में डाल दो या रेज हैंड कर लो। हाँ भाई, सुभाष कुमार शाह जी बताइए। सर वो गलती से हो गया था। चलो कोई इशू नहीं है। और समझ में आ रहा है क्या सुभाष जी? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। ऐसे क्या, कहां से हैं आप? मैं सिलीगुड़ी से, वेस्ट बंगाल से हूँ सर। चलो भाई, बढ़िया है। चलो ठीक है। अब भाई कौन नहीं कर लिया तो कुछ तो बात करे नहीं करे। हाँ भाई, ए से लेके जेड तक कोई सवाल है? हाँ भाई, भाई दयाशंकर जी बताइए। हाँ सर, इससे कुछ बाहर क्वेश्चन है सर। नहीं, नहीं लेंगे। हाँ भाई, वीरेंद्र जी बताइए। सर ये जो टेबल यहाँ पे सर जो इंक्रीज अमेंडमेंट करके जो सर इंक्रीज वैल्यू होगा और डिक्रीज वैल्यू जो बोले सर, हाँ हाँ, तो वो जैसे कि इंक्रीज मीन सर जैसे 12 लाख दिखाए थे, मान लीजिए 14 लाख हुआ तो वहाँ पे 2 लाख दिखाएंगे ना सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल और डिक्रीज जो 10 लाख है और यदि 7 लाख हो गया तो 3 लाख दिखाएंगे। एकदम सही पकड़े। तो उसको सर ये जो फिर जो यहाँ पे सब टोटल है सर, तो वो क्या होगा? वो 3 लाख मतलब ये तो ऐड ही होगा ना सर, सारा वो टेबल जो है? वो प्लस माइनस होके ऐड हो जाएंगे एम के अंदर, वो एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं तो 3 लाख मतलब वो वहाँ तो अमेंडमेंट में है, लेकिन वहाँ पर जो ये सर सब टोटल दिखा रहा है वो पूरा ऐड है ना सर? नहीं देखो, मुद्दा ये है कि यहाँ पे हमने इसमें देखो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो 2 पॉइंट है ना, आप उसको ये समझ रहे हो कि इसका आउटपुट निकाल रहे हो आप, है ना? एक बार आउटपुट मत निकालो, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि सर ये जुड़ जाएगा, वो ऊपर भी जुड़ा हुआ है, नीचे भी जुड़ जाएगा, है ना? आप ये सोच रहे हो। नहीं, ये अभी अपनों को नहीं समझना है। अभी अपनों को सिर्फ इसका मतलब समझना है, ओके सर। है ना? क्योंकि वो आपकी बात 100% सही है, वो अपनों प्रैक्टिकल में करेंगे जैसा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं अभी अपनों लेआउट समझेंगे, क्योंकि फिलिंग के इसमें तरीके होते हैं। 2 तरीके हैं जीएसटी ऑनलाइन फिलिंग करने का, तो वो दोनों तरीके मैं बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई बंदा है, वो एक अपना कोई दूसरा पैटर्न ले, देखो मैं बताता हूं, के और एल। एक पैटर्न ऐसा है जिसमें के और एल की जरूरत ही नहीं होती, और एक पैटर्न ऐसा है जिसमें के और एल की जरूरत होती है। तो वो फिलिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया, उसको इग्नोर करते हैं। अभी लेआउट का मतलब समझ में नहीं आया, वो बताओ अभी एक बार, ओके सर। है ना? क्योंकि फिर वो भयंकर कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो भाई, बात को समझे, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आउटपुट मत निकालो एक बार। क्या मत निकालो? आउटपुट, कि वो होगा कैसे, इस पे मत लेके जाओ। इसका मतलब क्या है और इसमें वैल्यू क्या आएगी, बस इतना। क्योंकि ऐसे क्या है कि जो सवाल आपका है वो बहुत लीगल सवाल है कि सर वो सेल तो मेरी यहां पे आ गई, फिर मैंने अमिटमेंट वाली भी चढ़ा दी, तो वहां पे तो वो गड़बड़ हो गई। तो वो चीज कैसे करते हैं प्रैक्टिकल में। अभी लेआउट, सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो है डेबिट क्रेडिट नोट, इसमें डिफरेंस वैल्यू आएगी ना? नहीं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट में डिफरेंस वैल्यू नहीं आएगी। जितने का आपने डेबिट नोट बनाया वो वैल्यू आएगी, जितने का आपने क्रेडिट नोट बनाया वो वैल्यू आएगी। डिफरेंस वैल्यू इस अमिटमेंट के पॉजिटिव नेगेटिव में आएगी, कि जितना पॉजिटिव अमिटमेंट हुआ वो वैल्यू आएगी, जितना नेगेटिव हुआ वो वैल्यू आएगी। और ये दोनों काम में भी नहीं आएंगे,
मुद्दे की बात यही है, इनको हम यूज भी नहीं करते, जेन्युइन बात है। लेकिन अगर अपन पढ़ रहे हैं सर ये अमाउंट ऑटो नहीं, और देखो ऑटो की बात एक बार साइड रखते हैं एक बार। सर एग्जेम्प्ट आइटम का सेल परचेज जीएसटी 99C में कोई काम है या नहीं है? अभी आएगा दयाशंकर जी, उसका भी नंबर आएगा। जीएसटी 9 में इंटायर अकाउंट्स आएगा, इंटायर सेल और परचेज आएगा, अकाउंट्स तो अलग वर्ड हो गया। सर अगर हमने एडवांस लिया और डील कैंसिल होने से एडवांस रिटर्न कर दिया तो वो एडवांस वैल्यू शो करनी नहीं करनी होगी ना, वो तो कैंसिल हो गया ना, वो तो खत्म ही हो गया, वो तो खत्म ही हो गया ना, वो तो ऑटोमेटिकली लैस हो जाएगा, वो नहीं करना, वो खत्म है। तो आगे बढ़े, टेबल नंबर 4 क्लियर? क्वेश्चन आंसर सेशन आउट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अपन एक काम करते हैं, इसको बैक करते हैं। देखो रिकॉर्डिंग जरूर देखना, ठीक है ना? हाँ, अब आ रहा है टेबल नंबर 5। चलो 5 को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, मजा किस किस को आ रहा है वो तो लिखो M, और जो जबरदस्ती पढ़ रहा है वो लिखो J, है ना? जिसको मजा आ रहा है वो तो लिखो M, और जो जबरदस्ती पढ़ रहा है वो लिखो J। चलो भाई ठीक, अगर मजा आ रहा है ना तब तो पढ़ लोगे, और जब मजा नहीं आ रहा ना तो कल की क्लास में आप नहीं आओगे, सोचोगे यार मेरे को क्या ही मतलब है यार। आप इसको देखो, मैं बताता हूं छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना। आप इसको इसलिए मत पढ़ना कि आपको 9 का काम करना है, तब तो कई लोग निराश हो जाएंगे, क्योंकि 9 का काम नॉर्मली अच्छे टैक्स प्रोफेशनल ही करते हैं, और आप अच्छे ही बनोगे। आप इसको यूं लेके चलना कि 9 अगर मैंने परफेक्टली सीख ली तो मेरी स्किल है वो बहुत शानदार हो जाएगी। ऐसे विशाल जी समझो मेरी बात, आपका जो क्वेश्चन है कि अगस्त में एडवांस आया और सितंबर में बिल दिया, बात को समझो। अगर आप R1 फाइल कर रहे हैं तो अगस्त में एडवांस दिखेगा। अगर आप 9 की बात कर रहे हैं तो मैं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, अप्रैल से लेके मार्च के बीच में जो भी आपका कॉन्सेप्ट एडवांस हुआ है और जिसका बिल नहीं दिया गया है मार्च तक, वही शो करना है वहां पे, और पूरे में कहीं पे भी बिल दे दिया वो नहीं करना। क्लियर है? चलो ठीक है। अब टेबल नंबर 5, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, समझ में आ गई बात? ये सेल्स को बिलोंग करता है, मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विच टैक्स इज नॉट पेएबल, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपने अपनी सेल डिक्लेयर की है और उस सेल का टैक्स पेएबल नहीं होता, क्या नहीं होता? पेएबल नहीं होता, वो यहां आएगा। तो अपन कह सकते हैं GSTR1 नील रेटेड वाला कॉलम। एग्री करते हो? या B2B लाइबल टू RCM आउटवर्ड सप्लाई, B2B लाइबल टू RCM आउटवर्ड सप्लाई, नील रेटेड GSTR1। क्लियर हो गई बात? एक्सपोर्ट बिना टैक्स वाले, SEZ बिना टैक्स वाले, डन है? ठीक है। A5A जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ऐसा कोई एक्सपोर्ट किया है जिसका टैक्स का पेमेंट नहीं होता, वो सप्लाई यहां पे लिखो। तुमने कोई भी ऐसी सप्लाई करी जो SEZ है और जिसका टैक्स का पेमेंट नहीं होता, वो यहां पे लिखो। तो समझ में आ रहा है ना? 4 में मैंने पढ़े, अभी 4 में मैंने अभी 2 मिनट पहले पढ़ाए आप लोगों को। C सप्लाई ऑन विच टैक्स इज नॉट बी पेड बाय द रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी तुमने कोई ऐसी सेल करी है जिस पे लिख दिया GST पे बाय कंसाइनी RCM B2B RCM वाला टिक करके, तो वो यहां पे आएगा। बोलो क्लियर है बात? जो भी तुम्हारी एंटायर एग्जेम्प्ट की सेल है, जो भी तुम्हारी एंटायर नील रेटेड की सेल है, वो यहां पे आ जाएगी। ये डाटा R1 से उठ के आया है। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? ये टेबल भी R1 से उठ के आती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तुम्हारी नॉन GST सप्लाई है वो यहां पे आ जाएगी,
जी, ए और एफ का टोटल आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि 5G में, हम कह सकते हैं टेबल नंबर 5G में उन सभी सप्लाई का टोटल है जिनका हमें टैक्स पेमेंट नहीं करना होता, आउटवर्ड सप्लाई। बोलो एग्री करते हो या नहीं करते? डन है या डन ना डन? डन है। हाँ, 5 R1 से बनती है, 4 भी R1 से बनती है। मैंने लिखा है महेश्वरी जी, मैंने लिखाया है ना, मैंने लिखाया है। टेबल नंबर 4 R1 से ही बनती है, एक हेड को छोड़ के। टेबल नंबर 5 इंटायर R1 से ही बनती है और ये सेल्स की रिटर्न है। टेबल नंबर 5 सेल्स की रिटर्न है और ये R1 से बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखो सेम वही है। एच, क्रेडिट नोट इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड फिन A2F। मिल गया ना जयशंकर जी, यही मैंने कहा था, अभी आ जाएगा आंसर। वही बात है, वहां पे फिर अपनों बिजी हो जाते। अरे इसको गले में क्यों रख के रखा है मैंने वरमाला को? ठीक है, अब पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है। क्रेडिट नोट इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन A2F। इस A2F में कोई भी मैंने क्रेडिट नोट मारा है नेगेटिव वाला, वो यहां पे लिख दो। बोलो क्लियर हुई या नहीं हुई? सेम ही चीज है, ज्यादा कोई मादा बच्ची नहीं है। डेब आई में क्या लिखा हुआ है? डेबिट नोट इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन A2F। यानी इस A से लेके F तक तुमने कोई ऐसा डेबिट नोट बनाया हो जिससे वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो रेयर ही होता है। देखो मैं बता दूं इन सप्लाइयों में तो, लेकिन है दिया हुआ है, अच्छी बात है। तो यहां पे आप उनकी वैल्यू लिख दो। क्लियर हो गई बात? तुमने A से लेके F तक कोई भी अमिटमेंट किया हो जिससे वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो वो यहां पे लिख दो। तुमने A से लेके F तक कोई भी अमिटमेंट किया है जिससे वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो वो यहां पे लिख दो। वैसे मैं जनरली बता दूं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वाले ये काम में नहीं आते, ना तो टेबल नंबर 5 में आते हैं और ना ही उसमें आते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वाले, क्योंकि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वाले अपनों ऐड करके ही लिखते हैं। हाँ, आगे वाले होते हैं वो दिखाने होते हैं, लेकिन वो इन टेबल में दिखते ही नहीं है, उनके लिए दूसरी टेबल है। समझ में आ गई बात? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लेआउट पढ़ रहे हैं तो लेआउट के शब्दों का पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? हाँ भाई, एल में क्या जाएगा? एच से लेके के तक का टोटल इनका, यानी इसके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और अमिटमेंट पॉजिटिव, अमिटमेंट नेगेटिव जोड़ जुड़ा के एल के में आ जाएगी। आ गई के में? ठीक है ही नहीं कोई, तो आएगी भी कहां से? माल चलो डाल देते अपन, ये डाल दी 500 रुपए, आ गई? खुश हो? ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? टर्नओवर ऑन विच टैक्स इज नॉट बी पेड, एम में जे प्लस एल, यानी जी प्लस एल। जी तो कौन सा आ गया? सप्लाई वाला। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? सप्लाई वाले में तो जी आ गया और नीचे आए इनका प्लस माइनस होके एम आ गया, तो जी प्लस एल यहां पे आ चुके हैं। जी प्लस एल यानी ये जुड़ गया और ये जुड़ गया, ये जुड़ गया और ये जुड़ गया, इनका टोटल आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो क्या मैं कह सकता हूं ये टोटल टर्नओवर है उनका जिनका मुझे टैक्स पे नहीं करना? और अगर आपको ध्यान हो, देखो मुझे ये बताओ सनातन जी, क्रेडिट नोट रिसीव करते हैं वो सेल्स का ट्रांजैक्शन होता है या परचेज का ट्रांजैक्शन होता है? इफ यू रिसीव क्रेडिट नोट, तो वो ट्रांजैक्शन, वो इंग्लिश नहीं है मेरे को, आगे सेंटेंस तो बना रहा था है ना, वो ट्रांजैक्शन सेल्स का होता है या परचेज का होता है? कोई बता सकता है? एक क्वेश्चन आया है परचेज का। हम किसका हेड पढ़ रहे हैं, सेल्स का या परचेज का? सेल्स का। तो बार इसी पे फोकस कर लेते हैं। जब सेल्स का पढ़ रहे हैं निखिल सिंह जी, निहाल सिंह जी, परचेज का कैसे पढ़ रहे हैं? नहीं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं यार, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दे दिया कि परचेज का जब ऐड पढ़ेंगे आपको क्वेरी मिल जाएगी, और आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, वहां पे मुझे तुरंत पूछ लेना, मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी एक बार इसको फोकस कर देते हैं, क्योंकि देखो 9 इंटायर सेल परचेज का है, इतना बड़ा है कि वो सारे में एट ए टाइम बताने लगूंगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे होंगे आप मेरी भावनाएं, और मेरी बात से एग्री भी कर रहे होंगे कि स्टेप बाय स्टेप ही चल लेते हैं लेआउट के हिसाब से ही। अब पढ़ो
यहां पे लिखा हुआ है n, और ये जो n है ये किसका n है? 5n है। देखो बात को समझना, ये n किसका है? 5n है, क्योंकि अभी मैं कौन से टेबल पे हूं? 5n पे हूं। तो अभी लिखो, रजिस्टर में लिखो 5n, लिखो एक बार 5n, लिख लिया। 5n के अंदर किसका टोटल आ रहा है? 4n का आ रहा है। 4n कौन सा हुआ? पीछे आओ, इस 4 वाली टेबल का टोटल, यानी टैक्सेबल वाली का टोटल 4n होता है। तो लिखो 4n इक्वल टू टैक्सेबल का टोटल। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? ठीक है। रजिस्टर में लिखो 5n, रजिस्टर में लिखो टेबल नंबर 5n, सॉरी 5m लिखो। रजिस्टर में लिखो 5n तो लिख ही लिया ना, रजिस्टर में लिखो 5m, बराबर लगाओ, लिखो नॉन टैक्स पेड का टोटल, नॉन टैक्सेबल टोटल लिख लो, नॉन टैक्सेबल टोटल। 5m क्या है? नॉन टैक्सेबल टोटल। लिख लिया? 5n में क्या लिखा हुआ आ रहा है कि तुम 4n को जोड़ लो और 5m को जोड़ लो। जोड़ लिए, और 4g को घटा दो। 4g क्या है? टेबल नंबर 4 g RCM। तो 4g लिखो और उसके बराबर लिखो RCM, इनवर्ड सप्लाई RCM। लिखा? 4g रजिस्टर में लिखो 4g, बराबर लिखो इनवर्ड सप्लाई, ब्रैकेट में लिख लो RCM। नोटेड? नोटेड? नोटेड। अब आओ नीचे, यहां पे क्या लिखा हुआ है? टेबल नंबर 5 में, टेबल नंबर 5 में लिखा हुआ है टोटल टर्नओवर। तो अब जो 4n था उसमें तो जुड़ा हुआ था RCM, जुड़ा हुआ था नहीं था? तो इन्होंने क्या करा? 4n को जुड़वा लिया और 5m को जुड़वा लिया और फिर माइनस कर दिया 4g। तो बोलो टेबल नंबर 4 का टोटल सेल, टेबल नंबर 5 का टोटल सेल आ गया 5n में। तो बताओ क्या ये टोटल टर्नओवर है या नहीं है? यस या नो? जल्दी बोलो यस या नो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे बताओ ये टोटल टर्नओवर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से, बुक्स ऑफ अकाउंट ही बोल देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मैं बता दूं ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, ठीक है? और ये टोटल टर्नओवर नहीं है। अगर आप इसे टोटल टर्नओवर समझ रहे हैं और इस टोटल टर्नओवर को फाइनल अकाउंट से मैच करवाने की कोशिश कर रहे हैं, भैया जी आपकी 9 फाइल गलत हो गई है, 9 आप गलत फाइल करोगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टोटल टर्नओवर है वो मैं 5n से मैच करवा लूं, तुम्हारी 9 गलत फाइल होने के चांसेस है 99.99%। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? रिपीट करो मेरे साथ में। अगर आप अपने फाइनल अकाउंट के टर्नओवर को अगर 5n से मैच करेंगे तो आपकी 9 गलत फाइल होने के चांस रहेंगे 99.99%। सर ऐसा क्यों? आरसीएम तो लेस करवा दिया भैया जी। ये दोनों ही टेबल किस चीज की है? टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 रिटर्न किस चीज की है? चैट में लिखो फटाफट। सेल्स की है, अच्छी बात है, लेकिन ये कौन से वाले सेल्स को बिलोंग कर रहे हैं? ये बिलोंग कर रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब हम ये समझे कि 22-23 की सप्लाई अगर पोर्टल में 22-23 में है तो ही तो इन दोनों में आएगी।
अगर कोई सप्लाई 22-23 की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है, तब क्या वो 4 और 5 में है? तो बोलो गलत होगा नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारी सप्लाई तो आगे बढ़ी है और तुमने मैच करवा दिया यहां पे ही, तो आगे वाली सप्लाई का क्या होगा? तो जो फाइनल अकाउंट से जो टर्नओवर मैच किया जाता है वो 5N से नहीं किया जाता है। रजिस्टर में नोट करो, फाइनल अकाउंट से जो टर्नओवर मैच किया जाता है वो टेबल नंबर 5N से नहीं किया जाता है। तो सर किससे किया जाएगा? वो पढ़ेंगे ना, इससे नहीं किया जा सकता, ये मैंने समझा दिया है, उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया है। बोलो स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं है? 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट का ब्रेक है, तो